चलो खैर, फालतू की कहानी कट शॉर्ट करते हुए काम की बात पे आते हैं, रोटेशनल मोशन और रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। अगर अपन सिंपल सी बातें करें तो अल्टीमेटली हमें इसमें इस तरह के पाथ पे जाना है जो आखिरी में आके हम पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक पार्टिकल है, वो एक बिल्कुल सीधे पाथ पे जा रहा है, कैसे लीनियर पाथ कहते हैं, क्या कहते हैं, लीनियर पाथ। सिंपल। इसमें खास बात ये कि इसकी हर पार्टिकल की रफ्तार सेम है। किसके हर पार्टिकल, ब्लॉक का ए बी सी डी। अगर पार्टिकल ऐसे भी जा रहा है ना तो भी इसके हर पार्टिकल की रफ्तार ये भी। इस पे अगर 2-3 पॉइंट है ए और बी, तो सब दोनों की रफ्तार सेम है कि अलग? भले इसे आप कर्वी लीनियर पाथ कह सकते हो। कैसे कह सकते हो? कर्वी लीनियर पाथ। लीनियर पाथ का मतलब है समझ लो स्ट्रेट लाइन है। लीनियर पाथ का मतलब तो क्या है? स्ट्रेट लाइन। कर्वी लीनियर पाथ का मतलब क्या है? कर्व में है पर वो उसके सारे पार्टिकल एक ही साथ चल रहे हैं। बोलो क्लियर है एकदम। एक और टाइप का पाथ जो आपका बेसिक होता है, उसमें आप किसी भी चीज वाले रॉड है इसको ले लो ऐसे और इसको घुमाओ ओमेगा से, तो इसके पाथ का पाथ, इनके पार्टिकल से पाथ कैसा है? सर्कुलर। कैसा है? तो इसे आप कर्वीलिनियर पाथ, लीनियर पाथ, इसे आप बोलते हो रोटेशनल मोशन। कैसा? रोटेशन मोशन, सर्कुलर मोशन जो आपको बोलना हो, रोटेशन मोशन। प्योर सर्कुलर या प्योर रोटेशनल मोशन भी बोल लेते हैं इसको कभी कभी। प्योर रोटेशनल मोशन, हर पार्टिकल सर्कुलर कर रहा है, सबकी रफ्तार सेम अलग अलग, सेम अलग अलग, देखा सेम अलग अलग। आप इसकी चर्चा कर चुके हो सर्कुलर, कर चुके हो ना? पर इसकी आपने ये चर्चा नहीं करी कि इस पर कितना फोर्स लगाएंगे तो कितना टॉर्क लगेगा। मुझे लगाएंगे तो मैं आया, ठीक। खैर उस पर हम बात करते हैं। जो फाइनली अपने को जो इस चैप्टर का अंत होगा वो होगा कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। कंबाइंड बेसिकली वो वाला पाथ जिसमें पार्टिकल चल भी रहा होगा और टायर। बेस्ट एग्जांपल कौन? टायर। वैसे तो ये भी ऐसा ही बात है। अरे यार हाँ बोल, आपने किसी बॉडी को छोड़ा, वो घूम भी रही है और चल भी रही है, तो ये टिपिकल पाथ होते हैं और इन्हें बोलते हैं कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस। तो आप ऐसा समझो कि आप ये स्टडी कर चुके हो, ये स्टडी भी आप कर चुके हो, इसका भी आधा हिस्सा पढ़ चुके हो, थीटा ओमेगा अल्फा। पर ये थीटा ओमेगा अल्फा आते कहां से? हमने अभी तक पढ़ा कितना फोर्स चाहिए, क्या है ये जो फोर्स है, क्यों घूमते हैं, जिसे हम बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं? उसकी स्टडी आप यहां पे करोगे। जब ये सीख जाओगे तो फिर इस पे आएंगे। मुझे लगा नहीं तो मैं आया नहीं आया। अब इसमें रिजिड बॉडी डायनेमिक्स से बोलते हैं कि 100% अपन रिजिड बॉडी की पढ़ाई नहीं करते रोटेशन में वास्तविकता में, बट रिजिड बॉडी डायनेमिक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि 90% ऑफ द चैप्टर कंस्टिट्यूट्स ऑफ रिजिड बॉडी। कंस्टिट्यूट्स ऑफ, मैं बहुत बेसिक शब्दों में आपको बता रहा हूं, बिना फालतू की कहानी सुनाए। क्या सारे बात क्लियर है? yes, क्या फाइनली हमको यहाँ तक पहुंचना है? yes, क्या हम पहले दोनों बात पढ़ चुके हैं? yes, क्या बीच वाले को भी आधा पढ़ चुके हैं? yes, थीटा ओमेगा और अल्फा, थीटा ओमेगा और अल्फा। और ये हमारा फाइनल टारगेट होगा। जो फाइनल हेडिंग जो डलेगी वो डलेगी कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। ये हेडिंग डलने से पहले बहुत सारी चीजें अपन कर चुके होंगे, है ना? तो कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। रिजिड, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन रोटेशनल मोशन आर फ्रॉम रिजिड बॉडी। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन from the in rotation motion are from rigid body. What do you mean by rigid body? जिसके किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी चेंज उसे रिजिड बॉडी कहते हैं। सिंपल। क्या हम रिजिड बॉडी हैं? हम रिजिड बॉडी नहीं है। हमारे अभी इन दो के बीच की दूरी इतनी है, अभी इतनी हो गई। अरे यार हाँ ना बोल। तो हम रिजिड बॉडी we can change the distance between the two particles. Distance between the अब चल एक बात सोच लॉजिकली कि अगर मैं कोई भी बॉडी लूं Whatever it is, तू अगर यहां पर बैठकर इसको देखे, अच्छा बॉडी क्या कर रही है? कुछ भी कर रही है, कुछ भी कर सकती है बॉडी। जैसे मान लो मैं उसमें पूछूं आपसे, ध्यान सुनना, ए पर बैठकर बी को देख क्या कर रहा है? ए पर बैठकर बी को देख क्या कर रहा है? सोच लो। अरे हाँ ना बोल, यहां बोल ए पर बैठकर बी। तो झूले वाला सवाल मत सोचो। अगर तू बॉडी फिक्स रखेगा तो क्या ए के रिस्पेक्ट में बी घूमता है? yes, नहीं यार, वो तो हमें रेस्ट में से लगता था क्योंकि हम हमारी एक्सिस के अराउंड भी नहीं आया। बट अगर आप बिल्कुल फिक्स रिजिड की तरह, रिजिड बॉडी तो आप घूम थोड़ी सकते हो। अरे हाँ ना बोले यार। तो ए के रिस्पेक्ट में बी क्या करेगा? क्या सर्कल में घूमेगा? नहीं आया। खास बात क्या है, मैं लग रहा हूं यहां पे टायर चल रहा है, ये ए ये बी, खुद बोल, ए के लिए बी क्या करेगा?
सब लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे। अच्छा, सी के लिए क्या करेगा? सोच के बोल, सोच के बोल, सोच के बोल, अरे सोच के बोल, घूमेगा। अरे हाँ ना बोल। खास बात ये है कि मैं तो कह रहा बॉडी कुछ भी कर रही हो, ये बॉडी ऐसे चल रही हो, ऐसे घूम रही हो, कुछ भी कर रही हो, मैं तो कह रहा एक पॉइंट और ले लो, सी। इनके बीच की दूरी कभी चेंज नहीं हो सकती। ए बी सी और ए और बी के बीच की दूरी चेंज, बी और सी के बीच की दूरी चेंज, ए और सी के बीच की दूरी चेंज। पहली बात, जब दो पार्टिकल के बीच की दूरी चेंज नहीं हो सकती और वो ऐसी चीज पर है जो चल भी रही है, घूम रही है, कुछ भी कर रही है, तो उन दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन या तो रेस्ट होगा या सर्कुलर होगा, क्योंकि कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स के दो ही स्टेज है। कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स की या तो रेस्ट पर है या वो, और कुछ हो ही नहीं सकता, और कुछ पॉसिबल ही नहीं है भाई साहब, और कुछ पॉसिबल। तो रिजिड बॉडी में क्या ध्यान रखना है कि in case of rigid body, when we sit on one of the particle, then the motion of the other particle may be at rest or circle, और अच्छा एक खास बात और, जैसे मान लो कोई रिजिड बॉडी, ये बी ए, ये बी ए सी के बीच का चेंज होगा, वही रहेगा हमेशा, ए सी बी के बीच का। अगर ये पूरा घूमेगा तो जितना ये घूमेगा उतना ही, क्योंकि इनके बीच का एंगल कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ए के लिए बी जितना घूमेगा उतना ही बी के लिए, तो क्या ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल्स टू ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी? नहीं आया। तो रिजिड बॉडी की किसी भी एक पार्टिकल की ओमेगा दूसरे पार्टिकल के लिए क्या रहती है? सेम। नहीं आया। कोई भी दो पार्टिकल ले लो, कोई भी दो, उनकी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की ओमेगा, क्योंकि उनके बीच की कोई भी दूरी चेंज नहीं होगी। मेरे इसके और इसके बीच की दूरी चेंज, अब सोचिए कमरा कैसे भी घूमे, कैसे भी घूमता है, पर हम तीनों की दूरी बीच की दूरी चेंज है, तो ये ट्रायंगल कभी भी चेंज नहीं होगा। तो अगर मैं इतना घूमा तो ये भी, तो ये भी, नहीं आया। रिजिड बॉडी की तीन स्पेशल बात जो याद रखनी है। रिजिड बॉडी के किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी चेंज नहीं होती, इसलिए पाथ ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल इज मे बी एट रेस्ट और सर्कुलर, एंड ओमेगा ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल रिमेन्स सेम, या ओमेगा ऑफ बिटवीन टू एनी ऑफ द टू पार्टिकल्स विद द रिजिड बॉडी इज सेम। बेसिक सी बात, बिना कहानी मतलब ज्यादा सुना है, दो तरीके के पार्ट जो पढ़ चुके हैं, ये प्योर रोटेशन, ये कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। 90% ऑफ द क्वेश्चन इन रोटेशन मोशन कम्स फ्रॉम रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी की खास बात जो आप अपने शब्दों में लिखोगे, मैं नहीं लिखाऊंगा, क्या लिखोगे सुन लो अच्छे से। रिजिड बॉडी के किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी चेंज नहीं होती, आवाज नहीं आई, किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी चेंज नहीं होती। इसलिए अगर एक पार्टिकल पर बैठकर दूसरे को देखोगे तो या तो बात रेस्ट पे नजर आएगा या फिर सर्कुलर, और किसी भी दो पॉइंट के बीच की ओमेगा सेम है, किसी भी दो पॉइंट के बीच की ओमेगा लिख डाल। फिर आगे बढ़ते हैं और बात को समझते हैं। अब अगर अपन बात करें तो अपन ने बोली रिजिड बॉडी, क्या चीज? एक्चुअली क्या मैं इसमें बात समझाता हूं आपको। जैसे चलो अपन पहले एक बात समझते हैं कि मान लो कोई भी बॉडी है, ये बॉडी मान लो इसके अबाउट ऐसे ओमेगा से घूम रही है, कितने से? इस बॉडी में बहुत सारे मास है, M1 M2 M3 M4। अगर ये ओमेगा से घूम रही है तो इसके किसी भी पॉइंट, मान लो ये मास M1, इसकी रफ्तार कितनी है? ओमेगा R1, ओमेगा मैं कह रहा हूं एक और मास है M2, उसकी दूरी R2, क्या उसकी रफ्तार ओमेगा R2? ओमेगा मुझे लगा ही तो नहीं आया, थोड़ी सी बात को समझना, फील करना बस। अब क्या हुआ कि अगर मैं चाहता हूं कि सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या बताती है, मान लो किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 50 जूल है, कितनी है? तो समझता है चला 50 जूल कार्य इस पे करा गया होगा कम से कम,
अगर किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 50 जूल है तो तू क्या समझता है इसमें 50 जूल कार्य फील करना थोड़ा सा, कि अपन क्यों पढ़ रहे हैं उस चीज को, 50 जूल कार्य, तभी तो उसमें 50 जूल एनर्जी। अब इसी काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी लिखे तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर, हाफ m3 हाफ m1 v1 ओमेगा स्क्वायर r1 स्क्वायर, हाफ m2 ओमेगा स्क्वायर r2 स्क्वायर। क्या ओमेगा सब जगह सेम है? बेकार रिस्पॉन्स। अरे हाँ ना बोल। ओह एंड सो ऑन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो लिखी गई, तो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम लिखी गई हाफ m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू सो ऑन ओमेगा स्क्वायर। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। हमने भले इसे लिखा सिंपली हाफ m1 m2 स्क्वायर थी, पर ये समझ में आया कि यार ये कुछ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टाइप लग रहा है। अच्छा ये भी हमें समझ में आता है कि अगर नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी में v आता है तो इसमें तो ओमेगा स्क्वायर की टर्म दिख गई, हाफ दिख गई, तो ये टर्म कुछ मास जैसी है, ये टर्म कुछ पर ये मास तो नहीं है, ये मास तो नहीं है, ये मास तो नहीं है, ये कोई ऐसी चीज है जैसे फील करना है थोड़ी सी। मान लो एक ब्लॉक है 5 किलो का, एक ब्लॉक है 5 का, एक है 10 का। 5 और 10 किलो जब तू सुनता है तो तुझे लगता है 10 किलो हिलाना मुश्किल होगा। यस और नो? बोलो सर यस और नो? बोलो क्लियर है? तो फर्स्ट फीलिंग हमारे मन में आती है मास से, भारी मतलब मुश्किल। हमारे बैकएंड में जो तैयारी है वो मास से हम क्या समझते हैं? जितना बड़ा मास उतना चलाना मुश्किल। ऐसे ही ये चीज है जो वही मुश्किल को बताती है, आई। जितना ज्यादा आई उतना घुमाना मुश्किल है। फील कर लो, किताब में नहीं मिलेगा वो जो मैं आपको कह रहा हूं। जैसे मास से फीलिंग आती है ना, मास ज्यादा, बिना मास के एलएलएम क्या है? कुछ नहीं। बिना मास के एलएलएम क्या करोगे? बिना मास के, मास नहीं पता चले निपट जाते हैं। यस और नो? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बढ़ गए सब में, कब आए, कितने लोग रह गए? 10 बच्चे जाए। अच्छा आ जाएंगे, कितनी देर लगेगी? 10 मिनट। कोई बात नहीं, 10 नहीं भी लाओ। ये तो संघर्ष कर लेंगे, संघर्षशील लड़के हैं। तुम दान देना चाहते हो क्या? कोई कुछ बोला नहीं चला, ये भाई का दान कैसा दान, चला पूरा 10 रुपए का पेन लाया था। देखा यार, तो फील इस बात की कि जैसे एलएलएम में मास जरूरी है, which gives us the idea कि कितना चलाना मुश्किल, वैसे ही रोटेशन में आई टेल्स यू कि कितना आई गिव्स यू आइडिया हाउ डिफिकल्ट इट इज टू रोटेट द बॉडी, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू रोटेट द बॉडी। थोड़ी थोड़ी फील आई। तो अब ऐसा समझो, सोच एलएलएम बिना मास के कैसे होता? कुछ होता ऐसे बिना आई के रोटेशन मोशन में होना पॉसिबल। तो आई की वैल्यू क्या हुई? सिग्मा mi ri स्क्वायर। यूनिट की बात कर लें तो kg मीटर स्क्वायर, स्केलर वेक्टर स्केलर। बट क्या ये मास बहुत आसान था, वेग ले आए हैं, ये सब बहुत चीजों पर डिपेंड करता है। क्या एक्सेस यहां की बजाय यहां होती फर्क पड़ता? क्या इसके मास को चपटा कर देते हो और तो क्या फर्क पड़ता है? क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास में फर्क पड़ता है? क्या डेंसिटी में फर्क पड़ता है? क्या एक्सेस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अगर इफ यू विल चेंज एक्सेस ऑफ रोटेशन, क्या R1 R2 विल चेंज? इफ R1 R2 विल चेंज, क्या वोल्ट ऑफ इनर्शिया विल चेंज? यार हां ना बोल। यही चीज, यही मास की बॉडी। बोलो कि ये है ना, बोलो घुमाते घुमाते ले जाना, घुमाने में बहुत मजा आ रहा। एक बच्चा तो ऐसे घुमा रहा है ओमेगा से, मैंने बोला कुर्सी को घुमा रहे ओमेगा से, घुमाना चालू कर ली। दूसरे ने बोला घर पे जाके कुर्सी को घुमाना, उसने बोला सर ने बोला है ओमेगा से घुमाओ। पहला वाला आसान था, दूसरा वाला क्या चेंज कर दिया? क्या मेरी बात ये है? नया नया सिलेंडर बांटने वाला आदमी है, उसने बोला परेशान मत हो ना, तकलीफ में मत आना, लुढ़काते लुढ़काते ले जाना ओमेगा से। वो भाई साहब ऐसे लुढ़काने की बजाय ऐसे से लुढ़का तो ज्यादा परेशान हो गया होगा।
Yes or no? Yes, sir. So moment of, again, if we talk about the real feel about the moment of inertia, जैसे कि मास बताता है कि कितना मुश्किल है चलाना, वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता है कि कितना मुश्किल है घुमाना। नहीं आया, आया नहीं आया, हाँ, पर जितनी आसानी से मास की उपलब्धता थी एनएलएम में, उतनी आसानी से कैलकुलेट नहीं होगा। इसलिए वहां इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी मास के बारे में, यहां मेहनत, पर ये बात समझ में आती है कि अगर ये नहीं होगा तो आगे कुछ भी नहीं होगा, खेल ही खत्म हो जाएगा। अरे हाँ ना बोल, सारे फॉर्मूला में यही तो आएगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ आई स्क्वायर टॉर्क बराबर आई अल्फा। अरे हाँ ना बोल यार, एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू डी टाउ बाय dt, कभी यही आएगा, कोई शक वाली बात नहीं है। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली फील वाली डेफिनेशन है कि जितना मुश्किल है मास को देखकर ये सोचना कि कितना मुश्किल है चलाना, ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिव्स यू अबाउट द आइडिया दैट कितना मुश्किल है घुमाना। क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन? क्या डेंसिटी? क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन? अरे हाँ ना बोल। और क्या बोला था मैं? डिस्टेंस ऑफ द मास फ्रॉम द, वो डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया अपने आप, कोई बुराई वाली बात नहीं है। आया कि नहीं आया? राइट। क्या खा लो? इधर सुने, बेसिक सी चीज पे खत्म कर लेते हैं, वैसे भी कुछ अच्छा था चालू ना नहीं। इधर सुन, आज बस मैंने आपको दो तीन बातें बताई। कितने तरह के पाथ होते हैं? कितने तरीके के? हमें क्या क्या पढ़ना है? मैंने आपको रिजिड बॉडी के बारे में 2-3 पॉइंट लगाए। मैंने आपको ये बात समझाई कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लिया क्यों जरूरी है। अब आने वाले 2-1 लेक्चर, 2 से 2.5 लेक्चर, वी विल टॉक अबाउट कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट, ये तो हमें समझ में आ गया कि वो इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कुछ होने वाला नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमारा है वो है टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा मान ली सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा। ध्यान से सोचो, इसके लिए टॉर्क आना जो आर क्रॉस है, पर आई भी आना, अल्फा कहां पढ़ा था? इसकी एक चीज आप पढ़ चुके हो, अल्फा। क्या चीज? अल्फा आप लोग पढ़ चुके हो, जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन बोलते थे अल्फा इक्वल्स टू AT by R, अल्फा इक्वल्स टू, उसका आई यहां पढ़ोगे, फिर टॉर्क सिखाऊंगा, फिर इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम पढ़ाऊंगा, फिर टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा पढ़ाऊंगा। वो भी टॉर्क इक्वल्स टू आई ओमेगा नहीं होता। इधर सुने, छोड़ोगे तुम, मत परेशान हो, दिमाग में जोर मत डालो बेटा, थक जाओगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बेसिक चर्चा, तो देखो कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, सिंपल चालू हो रहा है, शर्म आ गई मतलब चला। पॉइंट मासेस, ये M1 ये M2, या दोनों में तो कह रहा हूं बहुत आसान है। 10 भी क्या कराना, एक स्क्वायर ले लो, मास है, उसके चारों तरफ मास है रख दो। इसकी साइड है A, इसकी साइड है A। अगर ये वाली एक्सिस लो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? I1। क्रॉस का क्या मतलब है? मतलब क्या ये एक्सिस ऐसे और कहां से पास कर रही है? सेंटर से। बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? जल्दी बता दो, गलत मत करियो। शर्म आ गई, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल लल्लू, महालल्लू सवाल है, जल्दी करो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला है, r² होता है। अच्छे से r कैसी दूरी होती है? कोई भी दूरी या परपेंडिकुलर? कैसी दूरी? याद रखना, r is the perpendicular distance of the mass from the axis of, याद रखें एकदम कि r is the perpendicular distance of the mass from the axis of rotation। कहीं से भी नहीं ले लेंगे उसको। चलो बोलो, चलो बोलो, सबका आ गया क्या? सोच के देखो तो, क्या इस वाली एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर दूरी ये है? क्या पूरी दूरी क्या √2a है? तो क्या ये वाली दूरी √2a/2 है? मतलब क्या a/√2 है? क्या इससे यहां तक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma/√2 का होल स्क्वायर, यार मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। तो भाई साहब ma/√2, क्या बाकी 3 भी ऐसे कैसे ही हैं? मतलब इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 4 से। किससे? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल्स टू I1। आंसर आया 2ma²। कितना आया?
अरे कभी तो हाँ ना बोल। 2ma²। और देखो ये एक्सेस हो तो जल्दी बोलो कितना? क्या अभी भी 2ma²? अरे कभी तो हाँ ना बोल दो। 2ma²। क्या सबको चमक गया? अच्छा ये एक्सेस सिंपल सिंपल है एकदम। सब लोग बोलेंगे क्या इसका 0? क्या इसका ma²? इसका ma²? क्या इसका m√2a का स्क्वायर? क्या आंसर आएगा 4ma²? तुम्हें दूर दूर तक समझ आया नहीं आया? इस सवाल में और पैपे करूंगी कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे। अगर बिल्कुल बेसिक को पॉइंट मार सकते हो तो अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना कोई खास बात। इस एक्सिस के अबाउट निकाल लो, इसके अबाउट निकाल लो, इसके अबाउट निकाल लो, ये एक्सिस ले लो तो भी क्या आंसर नहीं कर सकते हो? कर दो ये भी I4 ओरली। I4 कितना? I4 MS का सबको चमक गया? तो अगर 2D में कोई भी ऐसे सवाल होंगे तो आपको बताना, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट मासेस पे बात कर रहा हूँ अभी। किस पे बात कर रहा हूँ? रियल खेल इसका लेंथ वाले ऑब्जेक्ट्स पर है, बट अभी अगर पॉइंट मासेस पे बात कर लेते तो पॉइंट मासेस में अगर 2D में ऐसा कोई सवाल होगा, स्क्वायर बना ले, ट्रायंगल बना ले, कुछ भी बना ले, दो पार्टिकल ले ले, ये ले ले, वो ले ले, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अपने समझ में आ रहा है कि मास की दूरी अपने को पता होनी चाहिए। हमारे स्क्वायर में जो है, अच्छा हमारे स्क्वायर इसमें वेक्टर की कोई डर वाली बात नहीं है, सिंपली सब कुछ जुड़ता जाता है। और r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सिंपल। पे करूं, आगे बढ़ जाऊं एकदम पक्का। और सुन, और बात कर लेते हैं 3D में कर लेते हैं। क्यूब ले लो, तुमसे मिलना लग गया? अच्छा अच्छा आठ पार्टिकल है, मास m के, क्यूब साइड ए, क्यूब साइड ए। मान लो मैं ये एक्सेस लूं तो कौन सी? करो करो सब लोग बोलो 8 हाँ इन दोनों का इस कमरे से देख लेते हैं ना, ये एक्सेस है। यस सर। इस कमरे के चारों वर्टेक्स को mm मान लो। इस कमरे के चारों वर्टेक्स को, तो ये साइड है। अरे हाँ ना बोल। ये साइड है, कोई बुराई वाली बात? यहाँ से लेकर यहाँ तक की साइड है, उसमें कोई शक वाली बात? चलो भाई ये साइड है, तो इन दोनों का तो 0 हो गया। ये a दूरी, तो ये 2ma², ये भी a दूरी, तो क्या 4ma²? तो इसलिए 6 खत्म हो गए भाई। 2 का 0 हो गया, 4 का ma² है, 4 का ये दोनों खत्म हो गए, ये दोनों खत्म हो गए, बचे वो दोनों। क्या परपेंडिकुलर दूरी है फेस लाइन में? ये √2 है, क्या ये भी √2 है? तो प्लस 2 इंटू m √2a का होल स्क्वायर कितना? कितना? इसमें और टफ भी हो सकता है वैसे काफी अच्छा। अब वो है गणित ही, उसमें कोई फिजिक्स कोई खास इमेजिनेशन, जैसे मान लो आप ज्यादा टफ तो नहीं रहेगा। चलो एक तो आप ये वाला बता दो, ऐसे सेंटर से बिल्कुल ऐसे।
बोलो बोलो, सिंपल। कि ये अपना क्यूब है तो ऐसे लाइन है, ऐसे लाइन। तो इन चारों को देखो, ये इस एक्सिस से ये दूरी a बाई रूट, a बाई उनकी भी चारों की a बाई रूट परपेंडिकुलर दूरी है। तो मेरे हिसाब से तो सिंपल आंसर है 8 इंटू m इंटू a बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। 4ma स्क्वायर आया, कितना आया? टफ इसमें फेस डायगोनल कर लो। अगर आपको इसमें टफ करना है तो क्या कर लो, ऐसे। बॉडी डायगोनल और टफ हो जाएगा। घर पे करने वाले को होमवर्क, कैलकुलेट अबाउट फेस डायगोनल एंड बॉडी डायगोनल, और लिख लो। इसका सॉल्यूशन टीचर नहीं बताएगा, करते रहना। आ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं आए तो और भी बढ़िया। करना कैलकुलेशन है यार, वो एक आध ट्रायंगल बना के करने पड़ेंगे। लिख लो होमवर्क। अगले टर्म से आई स्टार्ट विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड मास। अभी मैंने कौन सा कराया? एक सवाल 2D का करा, एक में बहुत सारे सवाल 2D के करा दिए, एक में ही 3D के करा दिए। फिर जो बोला चमका, मेन खेल है डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम्स का। किसका है? मुझे लगा नहीं तो मैं आया। अगले टाइम एक्सरसाइज 3 करेंगे, क्विज 4 करेंगे, फिर ये करेंगे। बोलो क्लियर है? एक्सरसाइज 3 करेंगे, क्विज और फिर ये करेंगे। गॉट माय पॉइंट? थैंक यू।